हेलो एंड वेलकम टू प्राइड फ्यूचर एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर विपिन सिंह। और जैसा कि मेरे बारे में आपको पता है दोस्तों, साइंस एंड टेक का जो क्लासेस है वो लगातार आपके बीच में चल रही हैं। इन्वायरमेंट की काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। ये क्लासेस जो आपके बीच में चल रही हैं लगातार, मैं आपको बता दूं कि ये रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बनाई गई हैं। और यदि आप इन सब चीज़ों को देखते हैं तो ये प्रिटी श्योर है कि आपका सिलेक्शन होना है। और यदि आप नहीं देखते हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि आप कहीं ना कहीं जो आज बिजनेस माइंडसेट है, जो माहौल जो मार्केट में तैयार हुआ है और एजुकेशन को जिस तरीके से लोगों ने बिजनेस बना दिया है, तो आप भी उसके शिकार हो जाएंगे। और इसीलिए आपको ज़रूरत है प्राइड फ्यूचर एकेडमी की, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाएंगी, वही चीज़ें बताई जाएंगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साइंस एंड टेक का आज जो सीरीज चलने वाला है, एमसीक्यू बेसिस पे हम करंट अफेयर्स को चर्चा करेंगे। क्या करंट अफेयर्स में चीज़ें चली हैं, क्या क्या रिसेंट उसके की टर्म्स है, उसमें उस क्या मतलब होता है, डेफिनेशंस क्या है, तमाम चीज़ों को देखेंगे बहुत डिटेल में। और आपको पता है साइंस एंड टेक में करंट बेसिस चीज़ें चलती हैं। साइंस एंड टेक में हमने मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं उधर स्पेस टेक काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर दी है। न्यूक्लियर साइंस में पढ़ा रहा हूँ, बायोटेक में पढ़ा रहा हूँ, एंड देन उसके बाद हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी की भी बात की है। और एट द सेम टाइम मैं करंट अफेयर भी मैं आपके बीच में लेके चल रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कोशिश करिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द बिग डाटा कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बिग डाटा होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्या बताइए आप। इसका वॉल्यूम एंड वैल्यूज, वेरासिटी एंड वेराइटी, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बताइए चारों में से। ओनली 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ दी एबव। कौन सा ऑप्शन ठीक है बताइए। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से बड़े डेटा की विशेषताओं का हिस्सा है। आयतन, मूल्य या सत्यता या किस्म, बताइए। तो इसमें जो आंसर ठीक है वो है डी, ऑल ऑफ दी एबव। क्या है? ऑल ऑफ दी एबव। इसमें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी एंड वेराइटी, वेरासिटी एंड वेराइटी, इसमें उपरोक्त में सभी उत्तर सही हैं। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं। बिग डाटा क्या होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज। बिग डाटा अलाउ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन टू यूज द लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा इफेक्टिवली। इट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स, पैटर्न, एसोसिएशंस एंड वुड बी क्वाइट चैलेंजिंग आर दे नियर बाई इम्पॉसिबल टू फाइंड द कन्वेंशनल डाटा प्रोसेसिंग सॉल्यूशन। ठीक है, कई अलग अलग स्रोतों से डाटा को संग्रहित किया जाता है। बिग डेटा कंपनियों और संगठनों को बड़ी मात्रा में डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की अनुमति देता है। यह संगठनों को उस रुझानों को, पैटर्नों को, संघों को पहचानने की अनुमति देता है जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग समाधानों के साथ काफ़ी चुनौतीपूर्ण या लगभग असंभव होंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइए आप। जो ग्राफीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। ग्राफीन, जो ग्राफीन होता है इज नेचुरली अकर मटेरियल ऑप्शन कंसिडर एज अ हार्डेस्ट मटेरियल इन दी वर्ल्ड। ग्राफीन नेचुरली एक नेचर द्वारा दिया गया मटेरियल, नेचुरली फाउंड मटेरियल है जो कि काफ़ी हार्ड होता है पूरे वर्ल्ड में। विश्व में सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा होता है? ग्राफीन होता है। क्या ये सही बात है? सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। देयर इज नो एविडेंस ऑफ द ग्राफीन प्रेजेंस इन द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल्स। ओ माय गॉड, क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल में ग्राफीन नहीं पाया जाता है? ये नेगेटिव क्या ऑप्शन हो गया, देखते हैं। थर्ड देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर द सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ द रोल्ड अप शीट ऑफ द ग्राफीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल्ड अप शीट ऑफ ग्राफीन, बताइए। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राफीन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जिसे अक्सर दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ ग्राफीन को माना जाता है। दूसरा देखते हैं कि अतिरिक्त स्थलीय सामग्री में ग्राफीन की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं है। तीसरा देखते हैं। कार्बन नैनोट्यूब बेलनाकार अणु होते हैं जिसमें ग्राफीन की चादरें होती हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 1 और केवल 2 और 3, बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? दूसरे का ऑप्शन बताइए। तो इसका आंसर है बी,
ओनली 1 एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये सही बात है कि ये दुनिया का सबसे कठोर मटेरियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन होते हैं ना, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल एक बंध होते हैं, एक बंध से कार्बन और कार्बन अटैच होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ये काफ़ी हार्ड होता है। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है, कार्बन नैनो ट्यूब में ग्राफीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रोल्ड अप ग्राफीन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो ग्राफीन होता है स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है, दुनिया का सबसे कठोर मटेरियल होता है। सिंगल लेयर ऑफ द कार्बन एटम्स, इट इज़ हार्डर देन द डायमंड्स, येट नॉट इलास्टिक, येट मोर इलास्टिक देन द रबर। आप समझ पा रहे हैं कि ये डायमंड से बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। एंड सेकेंड चीज़ कि काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होता है, रबर से ज़्यादा इलास्टिक होता है। इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और हार्डनेस भी ज़्यादा होता है। आप सोच पा रहे हैं? ठीक है। टफर देन द शीट, टफर देन द स्टील, येट लाइटर देन द एल्यूमिनियम। ये ऐसे पता है आपको, ऑप्शन में ये चीज़ देता है यूपीएससी में, चाहे स्टेट पीसीएस में। आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये डायमंड से ज़्यादा कठोर हो सकता है और इलास्टिसिटी रबर से भी ज़्यादा इसमें है। और अगली चीज़ देखा जाए कि टफर देन स्टील, स्टील से काफ़ी टफ है और लाइटर देन एल्यूमिनियम से हल्का है। लोवेस्ट रजिस्टिविटी सब्सटेंस नोन एज एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे देखा जाए तो इसकी जो रजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस है, काफ़ी कम होता है। इट मीन्स कि इसका जो कंडक्टिविटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसका इलास्टिसिटी हमने बताया कि बहुत हाई है और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज़ हाई एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है। What are the carbon nanotube? Carbon nanotube क्या है? These are cylindrical molecules that consist of the rolled up sheet of the single layer carbon atoms. क्या है? सिंगल लेयर। कार्बन नैनोट्यूब क्या है कि उसमें सिंगल कार्बन जो एटम्स होते हैं वो ऐड होते हैं। हिंदी में देखते हैं तो ग्राफीन सबसे मजबूत सामग्री है। कार्बन परमाणुओं की एकल परत यह हीरे से भी कठोर होती है और रबर से अधिक लचीलेदार होती है। स्टील से सख्त लेकिन एल्युमिनियम से हल्का होता है। कमरे के तापमान पर ज्ञात सबसे कम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ है। उच्च तापीय स्थिरता इसमें होता है। विद्युत चालकता काफ़ी हाई है इसमें। कमरे के तापमान पर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक की गतिशीलता इसमें अधिक होती है। कार्बन नैनोट्यूब की बात करते हैं तो बेलनाकार अणु होते हैं जिसमें एक परत कार्बनिक परमाणु ग्राफीन की चादरें होती हैं। ठीक है। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन, इसको बताइए आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द आईपीएस स्टेम सेल्स। ओ माय गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीएस स्टेम सेल्स क्या होते हैं इसके बारे में बताइए। तो ये क्या होता है, स्टेम सेल्स ड्राइव फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस या फिर स्टेम सेल्स क्रिएटेड थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक जीन्स। स्टेम सेल्स स्पेशली यूज टू treat the neurological diseases and uniponent stem cells of the arthritis treatment. ठीक है, ठीक है, चलिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द आईपीएस स्टेम सेल। आप बताइए आईपीएस स्टेम सेल क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला देखते हैं ऑप्शन, स्टेम सेल्स ड्राइव फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। सेकेंड देखते हैं स्टेम सेल्स क्रिएटेड थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक जीन। तीसरा देखते हैं कि स्टेम सेल स्पेशली यूज ट्रीट न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। चौथा देखते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स फॉर दी अर्थराइटिस ट्रीटमेंट। कौन सा ऑप्शन ठीक है, मैं हिंदी में दिखाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन आईपीएस स्टेम सेल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है भ्रूणीय अवस्था से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं,
दूसरा ऑप्शन है भ्रूणीय जीनों का शुरुआत के माध्यम से बनाई गई स्टेम कोशिकाएं। थर्ड ऑप्शन इज स्टेम सेल विशेष रूप से न्यूरोलॉजिकल रोगों के इलाज के लिए उपयोगी किया जाता है। डी ऑप्शन इज गठिया उपचार के लिए एक यूनिपोटेंट स्टेम सेल है। बताइए आप इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप बताइए। तो इसमें बी ऑप्शन इज राइट, बी इज करेक्ट, बिकॉज स्टेम सेल इज क्रिएटेड थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक जीन। एम्ब्रियोनिक जीन के माध्यम से ही स्टेम सेल्स को बनाया जाता है। मैंने आपको बता दिया है कल की क्लासेज में, पिछले क्लासेज में साइंस एंड टेक में हमने स्टेम सेल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, उसको आप जाके देखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो यहीं से आएंगे। आप अच्छे से पढ़ो, तो एक बार आप पढ़ेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक था? बी। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो इसमें क्या था कि बी ऑप्शन इस करेक्ट था, जिसमें ये था कि जो प्रेरित ल्यूप्रेटसी स्टेम सेल्स IPSC वह कोशिका है जो आनुवांशिक रूप से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जैसी अवस्था में परिवर्तित हो गई है। मानव iPS अंतर कर सकते हैं और कई अलग अलग भ्रूण कोशिकाओं का प्रचार बना सकते हैं। IPSC रोग विकास और दवा उपचार के अध्ययन में मूल्यवान सहायक और भविष्य में प्रयोगरोपण परीक्षाओं या प्रत्यारोपण चिकित्सा में उनका उपयोग करता है। इन कोशिकाओं में विकास और उपयोग के संबंध में अनुसंधान जारी है। और अगला देखते हैं कि IPCS भ्रूण के जीन को एक दैहिक कोशिका, उदाहरण के लिए एक त्वचा कोशिका में पेश करने के माध्यम से बनाए जाते हैं, जो इसे स्टेम सेल जैसी स्थिति में वापस लाने का कारण बनते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इंड्यूस प्लॉरिटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं। इट इज़ एडल्ट सेल्स and this has been genetically converted it is genetically converted to the embryonic stem cells like the states, and human IPCS can differentiate or become a multi-differential fetal cell type. IPC are the valuable aids in the study of the disease developments and the drug treatments, and they may be used future uses in the transplantations of the medicines. Further, the research is ongoing regarding the developments of the uses of these cells. IPCS are the created through the introduction of embryonic genes into the somatic cells. A skin cells of the example that causes is reversed back to the stems like the state. ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी अग्नि क्लास मिसाइल। ये भी अगर आप पिछला क्लास देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन आप क्लास देखिए तो आप देख नहीं रहे हो, आप कैसे करोगे यार। और जहां आप फंसे पड़े हैं ना, जो भी कोचिंगें चल रही हैं 2 लाख 3 लाख जो आपकी फीस ले रही है, वो पता है वो आपको भ्रमित कर रही हैं। वो प्रोवाइड कर रही हैं चीज़ों को जो आपको नहीं जानना चाहिए, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं। और प्राइड एकेडमी वो बताएगा जो एग्ज़ाम में एक्चुअली पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ बताइए आप कि अग्नि क्लास मिसाइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। जो अग्नि P प्राइम इज़ द न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट ऑफ दी अग्नि क्लास मिसाइल। अग्नि P इज़ द इंडियन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो चीज़ें हमने कल की क्लास में चर्चा किया है। विद रेंज ओवर द 5000 किलोमीटर, या फिर बोथ अग्नि 5 एंड अग्नि P ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, बताइए 1 and 2 या 2 या 1 and 3 या 2 and 3 या ऑल ऑफ दी एबव, कौन सा उत्तर सही है। हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिख लीजिए, लिख सकते हैं, ठीक है। अग्नि श्रेणी की मिसाइलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अग्नि P प्राइम अग्नि श्रेणी की मिसाइल की नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। दूसरा देखते हैं, अग्नि P एक भारतीय, ठीक है ना, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 5 और अग्नि P दोनों एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम से उत्पन्न हुए हैं। इसमें सही उत्तर का चयन करें। केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 1 और 2 और 3 उपरोक्त में से सभी इसमें से कौन ऑप्शन ठीक है, बताइए बताइए। तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज इसमें क्या है, जो अग्नि P है ये एक नई जनरेशन का एडवांस वेरिएंट है अग्नि क्लास मिसाइल का, सही बात है। दूसरा ऑप्शन ये क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, इसमें बोला है कि 5000 से भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि जो अग्नि 5 होता है और अग्नि P है,
ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से आया हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था 1983 में, और एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, टू अटेंड द सेल्फ सफिशिएंट इन द फील्ड्स ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी। ओ माय गॉड, आत्मनिर्भर बनना है हमें, कहाँ, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, इसलिए हमने इसको लॉन्च किया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब लॉन्च किया गया था, तो 1983, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके द्वारा कौन कौन सी मिसाइलें लॉन्च की गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी मिसाइल लॉन्च किया गया, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, ये सारी मिसाइलें IGMDP के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। अग्नि 1 की बात करते हैं तो एक तरीके से इसका 7000 से 1000 किलोमीटर तक रेंज है। अग्नि 2 की बात करते हैं 2000 से 2500। अग्नि 3 की बात करते हैं तो मोर देन 2500। अग्नि 4 की बात करते हैं तो मोर देन 3500। आप देख रहे हैं कैसे कैसे इसका रेंज बढ़ता जा रहा है, रेंज बढ़ता जा रहा है, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, रेंज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अगर आप चीज़ों को ठीक से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। प्राइड एकेडमी पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। अग्नि पी मिसाइल के बारे में जानते हैं कि अग्नि पी मिसाइल क्या होता है, कि यह एक नया जनरेशन का न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम। वह सक्सेसफुली टेस्टेड फायर बाय द डिफेंस, DRDO के द्वारा इसको एक तरीके से सक्सेसफुली डिज़ाइन किया गया, लॉन्च किया गया अग्नि पी मिसाइल को। अगर आप इसे पूछो कि DRDO कब संगठनात्मक रूप से इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1958 में। कब, 1958 में। DRDO को 1958 में बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। अग्निपी की बात करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। मेनी एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग दी कंपोजिट प्रोपल्शन सिस्टम्स, इनोवेटिव गाइडेंस एंड कंट्रोल मैकेनिज्म एंड स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। अग्निपी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एडवांस इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें जो प्रोपल्सन है उस एडवांस प्रोपल्सन का यूज़ करते हैं। इसमें इसको गाइड किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इसको एक तरीके से कमांड किया जा सकता है, कमांड भेज के इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेविगेशन सिस्टम में इसको एक तरीके से चकमा दिया जा सकता है, या इसको एक तरीके से डिटेक्ट कर पाना, इसको ट्रैक कर पाना भी एक तरीके से मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अग्निपी बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल हो जाती है। अग्निपी मिसाइल वुड फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज़ क्रेडिबल डिटरेंस कैपेबिलिटीज़, भारत की शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। और एक तरीके से हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है ये एक तरीके से अपग्रेडेड है। क्या है, अपग्रेडेड, ठीक है। आगे देखते हैं हिंदी में। अग्निपी मिसाइल नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्निपी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। विकास संगठन DRDO को हमने बताया था कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1958 में बनाया गया था, 1958 में। अग्निपी एक उच्च सटीकता या सम्मिश्रण या प्रमोदन प्रणाली, अभिनव मार्गदर्शन और नियंत्रण तंत्र और आधुनिकी इनोवेशन प्रणाली सहित अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी पेश की गई है। अग्निपी मिसाइल भारत की विश्वसनीय निवारक क्षमताओं की ओर मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है। अब 5वां देखते हैं, 5, क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग मैचेज, मैच को बताइए। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, इस बात को समझिएगा, ये है, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। जो प्रोजेक्ट नेत्र है, प्रोजेक्ट नेत्र क्या मिसाइल ट्रैकर है। जो त्रिनेत्र है, क्या डिटेक्ट डेब्रिस को डिटेक्ट करता है, या सिंधु नेत्र सेटेलाइट है। आप बताइए, तीनों को आप मैच करिए, कौन सा मिलान ठीक है। जो प्रोजेक्ट नेत्र है क्या ये मिसाइल ट्रैकर है, जो ट्राई नेत्र है क्या ये डिटेक्ट डेब्रिस, या सिंधु नेत्र क्या सेटेलाइट को डिटेक्ट करता है। करेक्ट चीज़ों को आप बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है, सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिंधु नेत्र सेटेलाइट क्या है, एक तरीके से सिंधु नेत्र सेटेलाइट है। और अगर बात करते हैं जो प्रोजेक्ट नेत्र था, तो जो प्रोजेक्ट नेत्र होता है वो क्या करता है, डेब्रीज को डिटेक्ट करता है। कौन, प्रोजेक्ट नेत्र। जो त्रिनेत्र होता है ये रेलवे के द्वारा लॉन्च किया जाता है, इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया जाता है, क्योंकि एक तरीके से जो भी रेलवे में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रोका जा सके और रियल टाइम में उनका एक तरीके से नेविगेशन हो सके, इन सब चीज़ों की कोशिश की गई है। तो जो त्रिनेत्र है, जो त्रिनेत्र है, उसका यूज़ कौन करता है, तो इंडियन रेलवे करता है। प्रोजेक्ट नेत्र क्या है, मिसाइल ट्रैकर है, सॉरी डेब्रिस डिटेक्टर है। क्या है, डेब्रिस डिटेक्टर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित मिलानों पर विचार करिए। प्रोजेक्ट नेत्र मिसाइल एक मिसाइल ट्रैकर है या त्रिनेत्र क्या है, उसका पता लगाइए। सिंधु नेत्र उपग्रह है, बताइए।
तो सिंधु नेत्र क्या है, एक उपग्रह। इस बात को ठीक है, ये बात सही है, तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका नेत्र का। तो फर्स्ट इंडिजिनली बिल्ड द एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम्स डेवलप बाय द DRDO। ये अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया गया था DRDO के द्वारा। नेत्र, भाई नेत्र का मतलब यही होता है कि एक तरीके से चीज़ों को निगाह रखना, नज़र रखना, तो अर्ली वार्निंग वाली बात करता है इसमें। रडार सिस्टम इज ऑल्सो द माउंटेड ऑन दी Embraer aircraft Brazil, which gives the 24-degree coverage of the airspace, not a 360 degree, it's cover a 240 degree, ठीक है ना। आगे देखते हैं। It helps to detect the track aircrafts, missiles, ships, vehicle and other countries have developed the AEC, United States, Russia and Israel, और भारत ने भी इसको किया है। इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्र को इसरो लेके आया था टू डिटेक्ट द डेब्रीज। प्रोजेक्ट नेत्र क्या था, जो डेब्रीज को डिटेक्ट करेगा, एंड अदर हजार्डस ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स। त्रिनेत्र बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो त्रिनेत्र है इंडियन रेलवे के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो रिड्यूस ट्रेन एक्सीडेंट हमने बताया था, और ट्रैक करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। सिंधु नेत्र सेटेलाइट, सिंधु नेत्र क्या है, सेटेलाइट है। डेवलप बाय द DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया जाए टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ द बोथ मिलिट्री वॉरशिप्स एंड द मर्चेंट शिपिंग फ्रॉम द इंडियन ओशियंस रीजन। इट हेल्प इन द कैरिंग आउट द सर्वेलेंस ऑफ द स्पेसिफिक एरिया सच एज साउथ चाइना सी नियर द गल्फ ऑफ एडन एंड अफ्रीकन कोस्ट दैट इज अ लद्दाख रीजन एंड बॉर्डर एरिया विद पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु नेत्र। हम एक तरीके से नज़र रखते हैं कहाँ पे, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में, साउथ चाइना सी में नज़र रख सकते हैं, गल्फ ऑफ एडन में, अफ्रीकन कोस्ट पे, लद्दाख रीजन में, बॉर्डर एरिया पे पाकिस्तान के साथ हम एक तरीके से नज़र रख सकते हैं, इसलिए सिंधु नेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन ऑफ द कॉमर्शियल आर्म्स एंड सीएल्स दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द ब्राज़ील्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स अमेजोनिया 1। अगर पूछे अमेजोनिया 1 तो इसरो की मदद से लॉन्च किया गया ब्राज़ील का अमेजोनिया 1। क्यों, एक तरीके से अमेजोन फॉरेस्ट पे नज़र रखेगा, फॉरेस्ट फायर क्यों हो रहा है, इसकी बात को हम पता लगाएंगे और उसको डिटेक्ट करेंगे। सिंधु नेत्र वॉज अ पार्ट ऑफ दिस सैटेलाइट लॉन्च, ठीक है ना। कार्टी सेल आपको पता होगा, मैंने कल के क्लास में देखा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा आज, क्योंकि आप जाके देखिए उस क्लास को, ठीक है ना। तमाम चीज़ें हैं और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये करंट अफेयर चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मेरा गट फीलिंग है कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना है, ठीक है। इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और प्राइड एकेडमी के सारे वीडियोस को देखिए, लेक्चर को अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, और जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने ग्रुप दिया है आपको टेलीग्राम लिंक का, उसमें आप जुड़िए, ताकि आप जो भी कंटेंट है, ये सारे जितने कंटेंट दिख रहे हैं, ये आपको मिल पाए और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ और अपने जीवन को अच्छा बना पाएँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।